गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द क्लास ऑफ भृगु नंदी नाड़ी। जिज्ञासु जी से रिक्वेस्ट कि एक नए हफ्ते में एक नए टॉपिक के साथ क्लास की शुरुआत करें। राइट। ओवर टू जिज्ञासु जी। थैंक यू अनिरुद्ध, और सभी का स्वागत और अभिनंदन दृष्टि स्टार के पोर्टल पर। और जैसा कि आपको विदित है कि हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, भृगु नंदी नाड़ी या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के गूढ़ मंत्रों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आज टॉपिक को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे और कुछ छोटे छोटे नए नए टॉपिक विषय लेंगे, और उसके बाद फिर अपने सेकंड हाफ में अपने पूर्व के सिलेबस पे चलेंगे कि किस प्रकार से स्नैपशॉट प्रेडिक्शन नाड़ी में किए जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको एक लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्पसेस देंगे, प्रोग्रेशन कैसे काम करता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेजर जो प्लेनेट ज्यादा समय तक एक ही राशि में विराजमान रहते हैं, स्थित रहते हैं, उनका प्रोग्रेशन हमारे जीवन में दीर्घकालीन असर लाता है। ठीक है। जैसे ज्यादा समय तक रुकने वाले जो एक ही राशि में ग्रह हैं वो चार है। राहु केतु ये नियर अबाउट 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, या आप कह सकते हैं 18 महीने। उसी प्रकार शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, 2.5 years, यानी मोटा मोटा 24 और 6 30 महीने तक एक राशि में रहते हैं। और जुपिटर देव हमारे गुरुदेव जो हैं वो एक राशि में नियर अबाउट एवरेज गति से चलते हैं अगर, तो 1 साल पूरा एक राशि में रहते हैं। तो भृगुनंदी नाड़ी में या और भी नाड़ी के ग्रंथों में जब हम प्रोग्रेशन को सीखने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। मेनली ये 4 प्लैनेट का प्रोग्रेशन हम जरूर सीखते हैं, और बाकी माइनर प्रोग्रेशन तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो आज हम आपको एक पहले जुपिटर का प्रोग्रेशन किस प्रकार से होता है उसको करके दिखाएंगे। फिर आज हम ये विषय पर बात करेंगे कि ग्रहों के अपने जो शनि को या गुरु को जो राशि मिलती है वो हमारे किस पिछले जन्म के कर्मा के कारण और इस जन्म में वो हमसे क्या डिमांड कर रही है। कोई ग्रह अगर किसी राशि में बैठता है तो वो एक पर्टिकुलर कर्मा के अधीन होता है, यानी वो हमसे कुछ स्पेशल कर्मा उस राशि, उस एनवायरमेंट या उस हाउस के अगेंस्ट कराना चाहता है। तो थोड़ा सा इस बात को समझेंगे कि हाउ द कर्म और ग्रहों की जो युति होती है, जैसे 2 ग्रह अगर 3 ग्रह 4 ग्रह आपस में युति हैं तो इसका मतलब देयर इज अ पर्टिकुलर इंडिकेशन से, या कुछ बताना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं या कुछ करवाना चाहते हैं, वो भी कर्मा के अधीन होता है। और उसके बाद एक छोटी सी सर्प दोष की रेमेडी को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भृगु नंदी नाड़ी में सर्प दोष या अलग अलग रेमेडीज को हम क्रियान्वित करके अपने जीवन की दशा और दिशा को में सुधार दे सकते हैं। तो चलिए बिना व्यर्थ समय को व्यर्थ आगे गंवाएं, सबसे पहले जुपिटर का मेजर और माइनर प्रोग्रेशन को समझते हैं। अगर जुपिटर का मेजर और माइनर प्रोग्रेशन आप समझ लेंगे तो आने वाले दिनों में हम आपको शनि और राहु केतु का भी प्रोग्रेशन उसी प्रकार से समझा पाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है जो कि मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये टॉपिक हमारा 10 मिनट में कवर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज आप एक चीज समझ लीजिए कि नाड़ी के विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में कहीं कहीं पे लग्न भी लेते हैं, कहीं कहीं जुपिटर को आधार बना के लग्न को लग्न मान लिया जाता है, यानी जुपिटर जहाँ पे उसको लग्न मान। तो एक छोटी सी बात है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दें 12 नंबर और यहाँ पे हम जुपिटर महाराज को बैठा दें, तो यहाँ पे 1 नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 2। ठीक है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है आपको समझने में, आप सब एस्ट्रोलॉजर हैं। ठीक है, ये हमने पूरा चार्ट को भर दिया। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ओके। अब समझिए प्रोग्रेशन कैसे। ये हमारा नेटल का जुपिटर है, दिस इज नेटल। नेटल लिख दिया, एन मतलब नेटल जुपिटर। ठीक है, अब देखिए प्रोग्रेशन कैसे सीखना है। सिंपल सा फंडामेंटल है, सबसे पहला फंडामेंटल समझिए, और उससे इसी तरह आपको ईयर ऑफ एक्टिवेशन थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले 1 साल से लेके 12 साल तक, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट राउंड ऑफ जुपिटर। फर्स्ट राउंड ऑफ जुपिटर मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ लीजिएगा। 1 से 12 साल तक फर्स्ट राउंड ऑफ जुपिटर होता है। ठीक है, यानी जुपिटर, और पहला राउंड जो होता है, क्योंकि जुपिटर को हमने लग्न मान लिया है तो ये एसेंडेंट है, फिजिकल बॉडी है, जातक है, मैन इन क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये पहले 12 साल जो जुपिटर चक्कर मारता है वो नेटिव को रिजल्ट मिलता है, नेटिव के पर्टेनिंग रिजल्ट मिलता है, नेटिव को रिजल्ट, यानी जो भी जुपिटर एक एक घर चलेगा और ग्रहों से मिलेगा तो वो ग्रहों से जो मिलके जो ऊर्जा बनाएगा, इवेंट बनाएगा, वो नेटिव को मिलेंगे, क्योंकि पहला हाउस जो है वो हमारा शरीर है, लग्न है, तनुभाव है। ठीक है, मी है, एसेंडेंट है, शरीर है,
ठीक है, लग्न है, तो यानी कि जो भी पहले 12 साल मिलेंगे, दैट दैट जो भी इवेंट्स आएंगे अलग अलग ग्रहों से मिलने पर, वो जातक को फेस होंगे। तो अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग ग्रहों से मिलने पर वो क्या क्या करेगा। ठीक है, चलिए, ये फर्स्ट राउंड ऑफ जुपिटर आपको हमने समझा दिया होगा, अब इसको कैसे होगा ये हम बताएंगे। और दूसरी चीज, नेगेटिव को रिजल्ट मिले ये भी हमने समझा दिया। तो यानी कि अब ये जातक का जन्म हो गया, तो पहले साल, फर्स्ट ईयर, मान लो अगर जुपिटर के साथ कोई प्लेनेट होता, कोई भी प्लेनेट होता, तो उस प्रकार के रिजल्ट मिलते। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मरकरी होता, तो मरकरी जो है वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है, घर में होने वाले गेट टुगेदर फंक्शंस। मरकरी और भी 50 चीजें हैं, बुआ भतीजी, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोली हाँ वो सारी। लेकिन अब देखो, अब जैसे एक बोली पे आ जाओ, मरकरी जो है वाणी का कारक है, तो जुपिटर और मरकरी जब साथ में, और मरकरी देखो यहाँ पे डेबिलिएटेड है, 12 नंबर राशि में है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले साल में जातक को बोलने को लेके, कम्युनिकेशन को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कोई जुपिटर जो है मेन इन क्वेश्चन है, नाड़ी भृगुनंदी नाड़ी में कह लो या भृगुनंदी नाड़ी, नाड़ी के ग्रंथों में जुपिटर इज द इंडिविजुअल लग्न। तो अब लग्न के साथ मरकरी है, तो बच्चे को स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि मरकरी डेबिलिएटेड है। कोई संचार या नसों की, बच्चा छोटा ही है, 1 ही साल का है, लेकिन हो सकता है। अच्छा, अब 1 साल में मरकरी मान लो ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन का भी प्लेनेट है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम पहले साल में जातक को हो सकती है। अब हमने मरकरी को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब मान लो हमने यहाँ केतु रख दिया। केतु जो है मोक्ष का कारक है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, तो पहले साल में जातक के परिवार में कोई डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि केतु जो है परिवार में किसी को मोक्ष देने का काम भी कर सकता है। केतु जुपिटर के साथ अगर है, जुपिटर अकेला भी हो सकता है, साथ में 2 प्लैनेट भी हो सकते हैं, 3 प्लैनेट भी हो सकते हैं, तो ये समझाने के पर्पज से आपको बताया जा रहा है कि किस तरह आप चीजों को देखेंगे। तो अब जुपिटर केतु है और ये पहला साल एक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो हमारे जुपिटर पहला साल जुपिटर और केतु के अंतर्गत आ जाएगा। अब जुपिटर और केतु है, तो ये बॉडी है, लग्न है, और ये केतु क्या है? होली गंगा वाटर डिप। तो हो सकता है 1 साल में ही उसके घर वालों के साथ वो किसी धार्मिक स्थान पर जाए, भले वो ना नहा पाए, लेकिन उसके ऊपर जल छिड़का जाए, किसी तीर्थ यात्रा का जल। मतलब ऐसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको स्नान नहीं भी करा पाते, तो उनके ऊपर जल छिड़क के उनको शुद्ध कर। तो देखिए, ये समझने का प्रयास करिए केतु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या है, उनको यहाँ से जोड़ना है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए हम केतु को यहाँ से हटा देते हैं, केतु की जगह हम यहाँ पे मान लीजिए सैटर्न को रख देते हैं। तो सैटर्न दुख का कारक है, परेशानी का कारक है, तो बच्चे को 1 साल में खाना पलटना, कोई तरह से का बीमारी हो, मतलब समस्या होना, तो सैटर्न हमेशा जब भी आएगा। अब जुपिटर सैटर्न कर्म कारक, धर्म कारक, वो सब अलग बातें हैं। 1 साल के बच्चे का क्या कर्मा हो सकता है? तो 1 साल के बच्चे का तो कर्मा कुछ नहीं है, लेकिन उस कर्मा में जो भी होगा, दूध पिएगा, खाना पीना खाएगा, घर में आराम करेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं वो उसकी शरीर, क्योंकि ये शरीर है ना, जुपिटर शरीर है, तो ये सुख से नहीं रहेगा पहले साल। क्यों? क्योंकि पहले साल लग्न में ही जुपिटर और सैटर्न की ऊर्जा है। अब मान लीजिए सैटर्न नहीं, मंगल होता है, तो मंगल होने पे क्या होगा? मंगल यहाँ पे जब होगा तो जातक को, मंगल क्या है? चोट चपेट, गिरना, छोटा बच्चा है, फिसल गया, गिर गया बेड से कहीं से, तो ये सारी चीजें आप हो सकते हैं, देख सकते हैं। ये हो गया पहले साल का रिजल्ट। अब जैसे मान लीजिए, अब हम चार्ट को पहले बना देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। ये मान लीजिए सैटर्न यहाँ पे हो गया, सैटर्न को रेट्रोग्रेड कर देते हैं। फिर यहाँ पे मान लीजिए राहु को कर देते हैं, ठीक है, 9 नंबर खाली कर देते हैं, 10 नंबर में कोई ग्रह बैठा देते हैं, मून कर देते हैं यहाँ पे, मंगल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और मरकरी को चलिए यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 11 नंबर में सन को कर देते हैं, यहाँ पे जुपिटर के साथ मान लीजिए वीनस को कर देते हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए एक चार्ट हमने लमसम बना दिया, केतु महाराज को यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, एक लमसम चार्ट हमने आपका बना दिया। अब एक समझने का प्रयास करिएगा, सारा प्रोग्रेशन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो पहला साल खत्म हो गया, ठीक है, और ये जो है हमारा पहला साल जब हम बोल रहे हैं, तो ये हमारा 1 से लेके 12 पहला राउंड चल रहा है। पहले राउंड का पहला साल खत्म हो गया, 1 से लेके 12 साल तक का प्रोडिक्शन करके पहले राउंड में हम कर रहे हैं। अब दूसरा साल ये आ गया, ये दूसरा साल हो गया। अब दूसरे साल में देखो यहाँ पे खाली है, तो जब खाली होता है तो इसके लॉर्ड को देख लेते हैं। तो उसका लॉर्ड मंगल कहाँ है? यहाँ पे बैठा है, मंगल 11वें में बैठा है, दोस्त, नेटवर्क, सर्कल, सब चीजों। तो अगर कोई हाउस खाली है प्रोग्रेशन में, तो ये तो उसके लॉर्ड की पोजीशन देख लेते हैं, या उसके ट्राइन में कोई है। अब देखो मरकरी ट्राइन में है, मरकरी ट्राइन में है, तो ट्राइनल रिजल्ट भी एस्ट्रोलॉजी में, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, भृगुनंदी नाड़ी में लिया जाता है। तो भले ये खाली हो, लेकिन मंगल की ऊर्जा लेंगे, क्योंकि डिस्पोजिटर मंगल है। दूसरा, इसके ट्राइन में मरकरी है, तो यहाँ पे दूसरे साल में, अब दूसरा साल
में इसका ये हाउस एक्टिवेट हो गया। तो ये हाउस है धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाक्य स्थान। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मंगल की भी ऊर्जा है, मरकरी की भी ऊर्जा है, तो हो सकता है दूसरे साल में उसको बोलने के लिए कोई थेरेपी दी जाए। 2 साल का बच्चा हो गया तो उसका कोई जवान के नीचे कोई तागा हो, कोई प्रॉब्लम हो, या कोई थेरेपी। क्यों? क्योंकि मरकरी नीच का, मतलब खैर यहाँ मरकरी नीच का नहीं है, लेकिन मरकरी और मंगल, मंगल क्योंकि एक पापी ग्रह है, सभी स्पेशली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में तो सेपरेटिव और उसको क्रूर और पापी ग्रह कहा गया है। तो अब मरकरी है तो इसका मतलब यहाँ पर मरकरी से रिलेटेड किसी चीज के लिए दवा, या क्योंकि मंगल वैसे तो सर्जरी का भी कारक है, अगर सर्जरी के लेवल की हम बात नहीं भी करते हैं तो कुछ ना कुछ इलाज उसका होना पड़ेगा। तो अब ये सेकंड साल में, अब देखिए सेकंड साल में और क्या हो सकता है। अब सेकंड साल में बच्चे के साथ, अब जैसे मरकरी है, ठीक है, यहाँ पे ट्राइन में है, और मार्स उसका यहाँ से 7, 8, 9, 10वें स्थान पे है। तो अब आप जब 10वें स्थान पे है तो यहाँ पे सेकंड साल की ऊर्जा मरकरी और मंगल से मिक्स करके बताएंगे। तो मरकरी और मंगल से जब मिक्स करके बताएंगे तो सबसे पहले आपको विचार करना है कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में व्हाट इज मंगल, व्हाट इज मरकरी। तो मंगल जो है छोटा भाई बहन है, तो हो सकता है अगले साल, 1 साल यहाँ पे होगा, 1.5 2 साल, 1.5 पौने 2 साल के बाद हो सकता है उसके छोटे भाई बहन के आने की न्यूज मिल जाए। तो मंगल इज यंगर सिबलिंग, और ये परिवार का हाउस है और परिवार बढ़ने वाला है। सेकंड हाउस यानी फैमिली भी है, और फैमिली उसका सेकंड साल में एक्टिवेटेड हो गया है, राइट। उसी प्रकार आप ये देखो, जैसे मंगल और मरकरी जब है तो हो सकता है कि उसके घर में, क्योंकि अभी जातक तो बड़ा छोटा है, तो उसके घर में कोई मकान की डील की बातचीत चले। मंगल इज प्रॉपर्टी, मरकरी इज नेगोशिएशन, कागज पत्थर लिखना पढ़ना है, तो हो सकता है कोई मकान को रिलेटेड कोई बात हो। ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से आपको सेकंड साल के प्रिडिक्शन को निकालना है। मरकरी जैसे अभी हमने पहले बताया था, मरकरी इज सोशल गैदरिंग, मरकरी इज सोशल गैदरिंग, नाते रिश्तेदार मरकरी हैं। हाँ, तो अब जैसे भले मरकरी क्योंकि एक्टिवेटेड है, उससे ट्राइन में है, तो मंगल है, तो मंगल, अब जैसे मंगल क्या है, मंगल सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा का पाठ है, तो हो सकता है घर में कोई सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ रखा जाए जिसमें रिलेटिव्स आए, जिसमें रिश्तेदार आए। मरकरी रिश्तेदार हैं, मंगल पूजा पाठ है, या कोई मकान वकान बने तो उसकी गृह प्रवेश हो तो उसमें मकान बना मंगल से, मरकरी रिश्तेदार है, वो आपसे दूसरे साल में उसके घर में आए, सब लोग फंक्शन पार्टी हो। क्योंकि हम यहाँ पे मरकरी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का एक डोमेन मरकरी का ले रहे हैं, ऐसे मरकरी के 25 डोमेन है जो आप ले सकते हैं अलग अलग जगहों पे, उनको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन दूसरे साल में इस जातक को मरकरी और मंगल की ज्वाइंट ऊर्जा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे आ चुका होगा दूसरे साल में, तो यानी जब हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी लग्न, हमारी एसेंडेंट, मैन इन क्वेश्चन, मैन इन क्वेश्चन मतलब जिसके बारे में ये चार्ट है, जुपिटर, जिसको जुपिटर को हम यहाँ पे मैन इन क्वेश्चन बोल रहे हैं, और जब वो जुपिटर महाराज दूसरे हाउस में दूसरे साल आ गए तो यहाँ की जो ऊर्जा है, अगर कोई ग्रह यहाँ पे देख रहा होता ट्राइनल एस्पेक्ट से या यहाँ से, तो हम उसको भी ऐड करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बैठा होता, मान लो सैटर्न यहाँ पे, तो सैटर्न की दृष्टि यहाँ पड़ रही होती, तब हम यहाँ दूसरे साल में उसको सैटर्न से भी जोड़ते। ये आपको पता है कि किसी भी हाउस के ट्राइनल हाउस का इफेक्ट उसका वो नाड़ी में, भृगुनंदी नाड़ी हुए नाड़ी में हम लेते हैं। इस वजह से सेकंड सेकंड दूसरे साल में जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तो जुपिटर जो कि लग्न है उसका मरकरी और मंगल से संबंध बनाएंगे। अब जैसे तीसरे साल में केतु यहाँ पे आया, ठीक है, तो जब तीसरे साल में केतु यहाँ पे आया तो केतु क्या है, अब तीसरे साल में केतु क्या है, जैसे मान लो दूसरे 2.5 साल 2 2.5 साल में छोटे भाई बहन के आने की यहाँ पे थी, लेकिन केतु क्योंकि मोक्ष का कारक है तो हो सकता है कि भाई की जन्म के समय कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, पहली बात। फिर अभी मैंने आपको क्या बताया था, केतु जो है वो क्या है, केतु जो है घर में किसी की डेथ या परेशानी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो घर में किसी को प्रॉब्लम, या घर में कोई खून के रिश्तों में नियर देयर में किसी की बैड न्यूज, मोक्ष की न्यूज सुनने को मिले, इसको तीसरे साल में। तीसरा देखो, अब ये चौथे हाउस जो है हमारे घर परिवार का होता है, हमारे घर का होता है, इस परिवार के घर से 12वें में केतु बैठा है, और इधर से ये चलता हुआ तीसरे साल में एक्टिवेट हो गया, तो तीसरे साल में क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका घर में घर बदले, हाउस चेंज हो सकता है। कैसे? इसका थर्ड हाउस एक्टिवेट हुआ केतु, क्योंकि तीसरे साल में जुपिटर यहाँ पे आ जाएगा, तो नेटिव को रिजल्ट मिलने हैं केतु के। और अगर अभी तो सिर्फ केतु की बात कर रहे हैं, फिर अभी ट्राइन में भी देख लेंगे कौन कौन है। तो यहाँ पे अब ये घर होता है, ये हमारा घर होता है, पढ़ाई होती है। तो अभी 3 साल के बच्चे की पढ़ाई की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को 3 साल में भी स्कूल में, प्रिपरेटरी स्कूल में डाल देते हैं। तो ये शिक्षा, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में फोर्थ हाउस अगर मकान का है तो नाड़ी में हम शिक्षा भी फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो शिक्षा से 12वां, तो हो सकता है स्कूल स्कूल बदलने के बदलना है, या
मकान बदलने का तो पूरा पूरा चांस है। तो एक तो इस तरह से प्रिडिक्शन करना है। दूसरा, जब जुपिटर के साथ केतु मिला तो फिर वही केतु मतलब धार्मिक स्पिरिचुअलिटी, तो हो सकता है उसका उपनयन संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो। केतु इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो घर में उसके, और क्योंकि जातक है, जुपिटर जातक है, तो जातक जब केतु से मिल रहा है तीसरे साल में, केतु के ऊपर से गुजर रहा है, तो केतु का जातक पे क्या असर होगा? केतु का मतलब मुंडन, सर के बाल गायब कर दिए जाएं, तीसरे साल में मुंडन कराया जाएगा। समझिए कैसे प्रिडिक्शन आपको समझना है। तीसरे साल में केतु मुंडन करा सकता है, ओके, घर बदलवा सकता है। अब देखो इसके ट्राइन में, यहाँ से 1 2 3 4 5 में कोई नहीं है, 7 में राहु है और 9 में मून और मंगल है। तो अब यहाँ पे तीसरे साल में उसको राहु का भी रिजल्ट मिलेगा। तो राहु और केतु आर इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी आर चेंज इन लाइफ। हमेशा ध्यान रखना, ये 2 4 पॉइंट अगर याद करके रखोगे कभी भी दिक्कत नहीं होगी नाड़ी सीखने में। इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी राहु केतु आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ चेंज इन लाइफ, जीवन में बदलाव। तो यानी तीसरे हाउस में, तीसरे साल में केतु से जुपिटर मिल रहा है और यहाँ से राहु देख रहा है सप्तम दृष्टि से। तो जातक के जीवन में तीसरे साल में चेंज जरूर होगा। हो सकता है जातक को तीसरे साल ही पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए डाल दिया जाए। लाइफ में चेंज कैसे होता है? अभी तक घर में रह रहे थे, ड्रेस पहन के, बोतल लटका के, बैग लटका के तुम पढ़ने जा रहे हो, तो यहाँ पे चेंज, ये तुम्हें देखना पड़ता है कि चेंज कैसा है। उसी प्रकार इसके ट्राइन में देखो मून और मंगल है। तो मून और मंगल का मतलब होता है माता। मून मगर, अब देखो मून के एक एक कारतत्व को यूज करेंगे। मून अगर माता है तो मंगल ऑपरेशन है, मून अगर माता है तो मंगल परेशानी है। तो अगर ये निगेटिव सेंस में कुंडली जाएगी तो तीसरे साल में माँ को सर्जरी या परेशानी होगी। और अभी देखो हम तीसरे साल में भाई की भी बात कर रहे थे, तो हो सकता है छोटा भाई बहन सर्जरी, माँ को सर्जरी हो, और वो बहुत, क्योंकि केतु है तो बहुत सक्सेसफुल ना हो। भाई मून, मून और मंगल ने अगर सर्जरी करी, मून और मंगल ने अगर सर्जरी करी माँ की, एक समझने वाली बात है। ऐसे आप बहुत सारे वेरिएशन निकालिए। नाड़ी की यही ब्यूटी है कि आप कितनी चीजें सोच सकते हैं। फिर दूसरी चीज समझिए, मून जो है वो विदेश है, मंगल जो है मकान है, मतलब विदेश का मतलब दूर कहीं पे। तो यहाँ पे ट्रांसफर भी दिखा रहा है कि स्थान चेंज करना पड़ सकता है, तो कहीं दूर जाके मकान खरीदा जाए। मून हमेशा फॉरेन नहीं है। आप दिल्ली छोड़ के बिहार चले गए, महाराष्ट्र चले गए, बेंगलोर चले गए, दैट इज ऑल्सो परदेश। हमारी पुरानी एस्ट्रोलॉजी में दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन लैंड। ठीक है, तो आप देखिए मून मंगल, तो ऐसे आपको विचार करना है कि मून और मंगल से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो मून और मंगल, यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रिडिक्शन पहले निकालिए। मून और मंगल से अच्छी चीज क्या हो सकती है? अब अच्छी चीज क्या हो सकती है कि भाई पानी के किनारे आपका मकान बन जाए। ठीक है, राइट, ये भी हो सकता है। अब जैसे मान लो, देखो इसी में देखो, तीसरे साल में जैसे मान लो मून फीमेल है, ये मेल है, तो अगर हो सकता है आपकी मदर को आपके बाद जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि राहु की भी दृष्टि है, केतु भी वहां बैठा है, तो अगर मदर को प्रेगनेंसी है तो देयर विल बी प्रॉब्लम। ठीक है, बट मंगल इज एग्जॉल्टेड, तो दोनों चीजें आपको पहले प्रिडिक्शन करने से पहले पहले प्लस और माइनस दोनों सीखने हैं। प्रिडिक्शन सेकेंडरी स्टेज है। पहले आप देखो इससे क्या क्या तीसरे साल में क्या क्या बन रहा है, और तीसरे साल में प्रिडिक्शन करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल क्या क्या है। तो तीसरे साल में प्रिडिक्शन करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल में केतु है, हमारे पास राहु है, मून है और मंगल है। और ये सब क्योंकि इससे ट्राइन में है या इससे सेवंथ में है, तो ये सब एक साथ कहीं ना कहीं ऊर्जा उस हाउस में देते हुए माने जाएंगे। ट्राइनल पोजीशन, सेवंथ एस्पेक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। अब जैसे चौथा साल में सैटर्न आया, अब जुपिटर महाराज पहले, अब ये देखिए पहला चक्कर चल रहा है 1 से 12, जिसमें बेस यही रहेगा। तो नॉर्मली, अच्छा अब एक चीज और समझ लो, जब हमने आपसे कहा था कि 1 से लेके 12 साल में नॉर्मली नेटिव को रिजल्ट मिलते हैं, तो हमने आपको रिजल्ट और भी बहुत सारे बता दिए। तो नेटिव के साथ ही जो कुछ होना है यहाँ पे होना है। तो जब तीसरे साल में नेटिव, तो नेटिव को भाई बहन मिल सकता है या भाई बहन उसका नहीं रह सकता। ये नेटिव से रिलेटेड क्या क्या होगा, नेटिव स्कूल जा सकता है, नेटिव का चेंज इन प्लेस हो सकता है, क्योंकि हमें पहले 12 साल तक सिर्फ नेटिव को फोकस रख के प्रिडिक्शन करना है। पहले चक्कर, जुपिटर का पहला चक्कर मीन्स एवरीथिंग विल हैपन टू नेटिव। अब जैसे चौथे साल में कोई विशेष कर्मा नहीं हो सकता है, सैटर्न इज अ प्लेनेट ऑफ कर्मा, और जुपिटर चलता चलता यहाँ पे आया, और यहाँ सैटर्न से मिलने पे जो भी रिजल्ट मिलेगा वो नेटिव को मिलेगा। क्योंकि एक से लेके, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1 से लेके 12 साल तक पहले चक्कर में नेटिव इज द प्राइम फोकस, उसी को सब कुछ मिलता है रिजल्ट। ठीक है, तो अब जैसे जुपिटर चौथे साल में जब सैटर्न महाराज से मिला, तो शनि महाराज से मिलने पे जुपिटर क्या होगा, यानी कि कोई ना कोई कर्मा स्टार्ट होगा जातक का।
100, और फोर्थ हाउस जो है वो पढ़ाई का हाउस है। तो अगर यहाँ नहीं भी होगा, यहाँ प्रिपरेटरी आसपास भेजा जा रहा होगा, तो यहाँ पे 100% पढ़ाई का कर्मा चालू हो जाएगा। सैटर्न इज ओनली कर्मा। फोर्थ हाउस इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, फोर्थ हाउस से हम एजुकेशन देखते हैं। वैदिक में हम फिफ्थ से भी देख लेते हैं, लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्लियर है कि एजुकेशन इज सीन फ्रॉम द फोर्थ हाउस। सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ कर्मा। जुपिटर हमारी फिजिकल बॉडी यहाँ पे ट्रांजिट हो रही है, तो यानी फिजिकल बॉडी कर्मा से जुड़ रही है। किसके कर्मा से? जो ये हाउस है। और हाउस क्या है? गाड़ी घोड़ा भूमि वाहन मकान पढ़ाई। तो गाड़ी घोड़ा भूमि वाहन मकान से तो मतलब नहीं, कोई बात लगा, अभी 4 साल का है तो पढ़ाई से उसका मतलब है। या सैटर्न है तो सैटर्न जो है दुख का कारक है, गंदगी का कारक है, तो उसको खांसी या लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सैटर्न जो है संकुचन है, प्लस लंग्स में, फेफड़े में संक्रमण होना। तो हम यहाँ पे, क्योंकि बॉडी पार्ट में फोर्थ हाउस इज योर लंग्स, योर चेस्ट। ठीक है, चेस्ट में मान लो कभी कभी ना बच्चों को खांसी की वजह से चेस्ट में प्रॉब्लम, तो यहाँ पे, और छोटे बच्चों का क्योंकि नॉर्मली बच्चों को बीमारी हो जाती है, तो यहाँ पे हम ऐसे प्रिडिक्ट करेंगे। राइट। तो ये अभी हम एक प्रोग्रेशन इसी प्रकार, जैसे अब यहाँ पे जब 5वें साल में जब जुपिटर महाराज यहाँ पे आएंगे, और ये पहला ही राउंड चल रहा है, 5वें साल में आएंगे, तो यहाँ पे तो कोई प्लेनेट है नहीं, तब हम चंद्रमा को प्रमाण लेंगे इसका लॉर्ड। और फिर चंद्रमा यहाँ से और मंगल यहाँ से 7वीं दृष्टि में देख रहे हैं। तो जब चंद्रमा और मंगल यहाँ से 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है, तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपको पता है कि 7वीं दृष्टि जो है वो 100% पूर्ण दृष्टि होती है। यानी कि 5वें साल में जातक को मून और मंगल का प्रभाव मिलेगा। साथ में फिफ्थ हाउस जो है वो हमारा क्रिएटिविटी का है। ठीक है, क्रिएटिव, अब एक 5 साल के बच्चे की क्रिएटिविटी के हिसाब से बात करिएगा, मून और मंगल। ठीक है, 5 साल में, अब 5 साल का बच्चा कोई लव अफेयर तो कर नहीं लेगा, बुद्धि के विकास का है। ठीक है, तो उस हिसाब से उसके जीवन में यहाँ पर हम उनके प्रिडिक्शन की तब यहाँ पे बात करेंगे। हाथ मंजूश्री नीचे कर लो, आज हम किसी का क्वेश्चन नहीं लेंगे, 10:30 बजे के बाद लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात करो तो 5वें साल में, अब एक तो मून और मंगल की ऊर्जा यहाँ पे स्थापित रहेगी। जुपिटर यहाँ पे ट्रांजिट किया, यानी कि नेटिव चलता चलता 5 साल बाद यहाँ पे है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और राहु, राहु ट्राइन में है। तो फिर अल्टीमेटली वैसे ही संभव, लेकिन केतु कर प्रभाव यहाँ पे नहीं है, राहु क्योंकि ट्राइन में। तो अब 5वें साल में जातक के जीवन में राहु, मून और मंगल का प्रभाव रहेगा। ठीक है, और ये देखा जाए तो ये फिफ्थ 7th है, और 8th 9th, और फिर जुपिटर और वीनस भी है यहाँ पे ट्राइन में। 5वें हाउस से पंचम, 5वें हाउस से नवम, 5वें हाउस से सप्तम। तो अब देखो इसका मतलब 5वें साल में ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ रिजल्ट, बिकॉज 5वें साल में जुपिटर वीनस की एनर्जी, मून मंगल की एनर्जी, राहु की एनर्जी, ये पांचों प्लेनेट की एनर्जी जुपिटर को कहीं ना कहीं मिक्स हो रही हैं 5वें साल में। तो अब 5वें साल में जैसे जिस जिस डिग्री के ये पढ़े होंगे, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे कब कब, क्योंकि पूरे साल में तो पांचों रिजल्ट दे नहीं देंगे। तो जैसे मान लो इस हाउस में जुपिटर एंटर किया, तो इनमें से जो ग्रह शुरू की डिग्री का होगा उसका रिजल्ट पहले आएगा, जो ग्रह उसके बाद की डिग्री का उसका साल, क्योंकि 1 साल तक जुपिटर यहाँ बढ़ता रहेगा। तो जैसे जैसे इनकी डिग्री से के ऊपर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राहु जो है 14 डिग्री का है, तो घुसते ही राहु रिजल्ट नहीं देगा। जब 14 डिग्री के आसपास जुपिटर आएगा तो ये राहु रिजल्ट देगा। अब जैसे मून मान लीजिए 5 डिग्री का है, तो जुपिटर जैसे ही एंटर करेगा तो कुछ ही दिन बाद जब मून की डिग्री के बराबर आ जाएगा तो मून का रिजल्ट उसको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे समझना है, और रिजल्ट कैसे समझना है ये हम आपको पहले भी खूब तरह से बता चुके हैं। यहाँ पे हमारा प्रोग्रेशन है, तो प्रोग्रेशन में कैसे प्लेनेट की ऊर्जा को फिर जोड़ना है वो तो एक सिंपल और इजी टास्क है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे जुपिटर जो है फॉर एग्जाम्पल मान लो 24 डिग्री का है, तो ये नेटल का है, ध्यान रखना। और ट्रांजिट का जुपिटर जब 24 डिग्री पे आएगा तो ट्राइनल संबंध बनाएगा, तब ये जुपिटर लग्न का जुपिटर रिजल्ट देगा। जैसे वीनस मान लो 16 डिग्री का है, तो जुपिटर जब यहाँ पे 16 डिग्री का हो तो ट्राइनल वीनस से संबंध बनाएगा। तो जैसे जुपिटर ट्राइनल वीनस से जब संबंध बनाता है तो वीनस इज व्हाट, अब एक 5 साल के बच्चे के लिए हाउ वीनस कैन हेल्प हिम, उसको बढ़िया नए कपड़े मिल सकते हैं, नई छोटी गाड़ी मिल सकती है, बढ़िया बढ़िया हो सकता है उसकी कोई रिश्तेदार है जो उसको सोने चांदी की ज्वेलरी उसके गले में पहना दे, कोई दादी आई तो कड़ा ले आई, मौसी आई, मामी आई तो कुछ ले आई, नानी आई तो उन्होंने सोने की चेन दे दी, क्योंकि वीनस इज ऑल अबाउट लग्जरी। एक छोटे बच्चे को क्या है, उसका कोई एक ऐसा बेड बना दिया गया, हाँ जो ऐसे आजकल आते ना जंप बेड टाइप के, तो उसको एक 5 साल के बच्चे को लग्जरी आइटम क्या मिलेगा, इस पर विचार करो। क्यों, क्यों मिलेगा? अच्छा क्यों मिलेगा ये तुम समझ जाओ, क्योंकि जुपिटर मान लो यहाँ पे 16 डिग्री का है और ये वीनस भी यहाँ पे 16 डिग्री का है, तो ये ट्राइनल संबंध है।
नाड़ी का। और ट्राइनल संबंध में ये माना जाता है कि ये सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, वीनस जुपिटर का कहने का संबंध है। तो नेटल ट्रांजिट जुपिटर जो है, जब जिस जिस डिग्री से संबंध बनाएगा, भले यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन अगर प्लैनेट नहीं है और कोई संबंध नहीं भी बना पा रहा है, तो फिर हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा, उसके लॉर्ड को, जो खाना हमारा खाली है, जो हाउस हमारा खाली है, फिर उसका लॉर्ड कहाँ पे है, चंद्रमा कैसा है चार्ट में, तो उसके हिसाब से प्रिडिक्शन भी किया जाता है। तो ये अभी हमारा प्रोग्रेशन चल रहा है, और पहले 12 साल का प्रोग्रेशन और ट्रांजिट एक ही होता है, ठीक है। जो ट्रांजिट है वही प्रोग्रेशन है। फिर इसी प्रकार जैसे 5वें में जब आएगा, छठे हाउस में आएगा, तो अब यहाँ से 1 2 3 4 5 मरकरी हो गया, यहाँ से 7 में सूर्य हो गया, 9 में कोई है नहीं, तो यानी कि अब हम यहाँ पे बना देते हैं आपको ट्रांजिटिंग जुपिटर। जैसे ये लीजिए, ये ट्रांजिटिंग हमारे जुपिटर हैं, तो ट्रांजिटिंग जुपिटर छठे साल में मरकरी के रिजल्ट देगा, ठीक है। मरकरी मतलब पढ़ाई, यानी पढ़ाई के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। अब जैसे देखिए, ये मरकरी पंचम में, ये यहीं पे माना जाएगा नाड़ी के सिद्धांत के हिसाब से। तो ये सिंह राशि है, राजा की राशि। अब देखिए राशियों को भी कैसे यूज करना है। सिंह राशि इज अ राशि ऑफ रॉयल्टी, किंगशिप। हाँ, तो राजा क्या है, राजा के तो उसको, अब मरकरी क्या है, पढ़ाई का कारक है। तो यानी 5वें साल में हो सकता है उसको क्लास में, छोटे बच्चों में, कोई सिंगिंग में, कोई प्ले ग्रुप में, या किसी भी चीज में उसको कोई रिकग्निशन मिल जाए, ठीक है, पहली चीज। तो ये आपको समझना है, ये मरकरी यहाँ नहीं है, मरकरी है यहीं पे, लेकिन क्योंकि संबंध है। फिर उसके बाद जुपिटर सन का भी संबंध है, ये ट्रांजिटिंग जुपिटर है, इस जुपिटर का सन से संबंध है। तो जुपिटर और सन का जब संबंध है, सन की दृष्टि जब यहाँ पे अपने ही घर पे पड़ रही है, तो पर्सन, छोटा बच्चा 6 साल का भी विल बिकम फेमस। व्हाई? बिकॉज जुपिटर इज, सैटर्न इज, सॉरी, सन इज एल्यूमिनेटिंग हिम। जुपिटर इज पर्सनैलिटी, सूर्य जो है प्रकाशवान, नेम फेम प्रेस्टीज। 6 साल का बच्चा अपने स्कूल में हो सकता है सैक रेस में जीत ले, कोई इनाम जीत ले, हो सकता है उसको क्लास का मॉनिटर बना दें, हो सकता है उसको मंथ ऑफ द। तो समझिए, यहाँ पे बड़ा होता 27-28 साल का होता, तब हम प्रिडिक्शन अलग तरह से करते, लेकिन क्योंकि ये पहला राउंड ऑफ जुपिटर है, और जो कुछ होना है उसके साथ होना है पहले राउंड में, तो अब ये सूर्य उसको एल्यूमिनेट कर रहा है, नेम फेम बढ़ा रहा है। तो छठे साल में उसको कोई ना कोई क्विज में, कहीं ना कहीं क्वायर में कोई ना कोई स्थान मिलेगा, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी अपने बैच में, अपने स्कूल में बढ़ेगी। घर परिवार में भी बढ़ सकती है, कॉलोनी में, आसपास क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ वैसा करेगा जो लोग कहेंगे यार 6 साल के बच्चे, अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ सन जो भी उनमें है, उस अकॉर्डिंग इसको नेम फेम प्रेस्टीज मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 7वें साल में आ जाएंगे ट्रांजिटिंग जुपिटर। चलिए यहाँ मिटा देता है। आज जब ट्रांजिटिंग जुपिटर यहाँ पे आएगा, तो ये देखिए जुपिटर जुपिटर को देख रहा है, जुपिटर का वीनस से संबंध, जुपिटर का पंचम मून और मंगल, और जुपिटर से नवम केतु। तो अब ये जुपिटर यहाँ पे कैसे एनर्जी को प्रिडिक्शन करोगे, तो कैसे, केतु भी जुड़ जाएगा, ठीक है, जुपिटर भी जुड़ जाएगा, वीनस भी जुड़ जाएगा, मून भी जुड़ जाएगा, और मंगल भी जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रांजिटिंग जुपिटर से पंचम हाउस में, और पंचम की ऊर्जा नाड़ी में ली जाती है, तो जब पंचम हाउस में मून और मंगल हैं, तो मून और मंगल के भी रिजल्ट आएंगे। 7वें हाउस में जुपिटर और वीनस है, तो जुपिटर और वीनस भी जुड़ जाएंगे। और 9वें हाउस में केतु है, तो केतु की। अब सोचो, हमें प्रिडिक्शन इस पूरे 12 महीने में सबसे प्रिडिक्शन हमें करना है। कैसे करना है? जैसे जैसे जुपिटर 7वें घर में ट्रांजिट करता जाएगा, देखो यहाँ 0 डिग्री होता है इधर से, और यहाँ पे 30 डिग्री होता है, ठीक है, समझो बड़ा आराम है। अब जैसे जुपिटर जो है 0 डिग्री से एंटर किया, तो 30 डिग्री, 1 साल बाद 30 डिग्री पार कर जाएगा। तो अब जैसे मान लो मंगल हमारा 8 डिग्री का है, मून हमारा 14 डिग्री का है, जुपिटर हमारा 4 डिग्री का है, वीनस हमारा 22 डिग्री का है, राहु हमारा 18 डिग्री का है, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो अब जैसे ही जुपिटर 0 डिग्री से एंटर किया, तो सबसे पहले सबसे कम डिग्री का कौन है? 4 डिग्री। तो जुपिटर जुपिटर से ही मिलेगा, तो मतलब जुपिटर डिग्री वाइज, ये ट्रांजिटिंग जुपिटर नेटल जुपिटर से संबंध बनाएगा। तो जब जुपिटर जुपिटर से मिलता है, तो ये हम आपको पहले भी इसकी डिटेल में पढ़ा चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में समझ लो कि पर्सन को कहीं ना कहीं जुपिटर जो है आदमी को पॉपुलर बनाता है, पब्लिक पर्सनैलिटी बनाता है, सिंपल आसान भाषा में। लेकिन अब ये 7 साल का बच्चा है, तो जुपिटर जो है नॉलेज डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, गुरु मिलता है, अच्छा टीचर, गुरु एक अच्छा टीचर जुपिटर एक अच्छा टीचर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जुपिटर इंडिविजुअल है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में शरीर है, तो शरीर जब शरीर से संबंध बनाएगा, तो सेहत में इंप्रूवमेंट होगा, सेहत खराब नहीं होगी, जब तक कोई पापी ग्रहों का प्रभाव नहीं होगा। अब 4 डिग्री से आगे निकल गया, तो अगला जो है 8 डिग्री का मंगल है। हाँ, जब जुपिटर मंगल
की डिग्री से संबंध बनाएगा, जब यहाँ पे 8 डिग्री का होगा तो मंगल जो है चोट चपेट का कारक है। मंगल क्रूर और पापी ग्रह है। मंगल परेशान कर सकता है, एक्सीडेंट दे सकता है, सर्जरी दे सकता है। अब ये 8वां घर जो है, 7वां घर जो है, इसके बॉडी पार्ट के हिसाब से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। नहीं तो 100% जातक को मंगल होने के कारण साइकिल से गिर सकता है, 7 साल में हो सकता है सीख रहा हो, कोई आउटडोर स्पोर्ट्स में चोट लग जाए, तो मंगल सिंपल इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी चोट चपेट सर्जरी का कारक बताया गया है। अब 8 डिग्री से जब आगे बढ़ा, तो 8 डिग्री से आगे बढ़ा तो फिर 14 डिग्री में मून है। जब जुपिटर यहाँ पे 14 डिग्री का होगा तो इस मून से ट्राइनल संबंध बनाएगा। मून क्या है? लिक्विड कैश है, मून मन है, मून फॉरेन ट्रेवल्स है। तो अगर और चीजें अच्छी हैं तो जातक दूर देश की यात्रा, दूसरे प्रदेश की यात्रा भी अपने परिवार के साथ कर सकता है। ठीक है। मून एक छोटे बच्चे के लिए, मून मान लीजिए बच्चा 7 साल का है, उसके लिए मून वेवरिंग है, तो यहाँ 7 साल में हो सकता है वो कोई जिद मचाए किसी चीज को लेके, कोई मून अप एंड डाउन है, लहरें हैं, तो कभी तो 7वें साल में जब मून के आसपास होगा डिग्री पे, तो हो सकता है वो कभी एकदम से कोई डिमांड करे, फिर एकदम से नहीं करे, तो उसको खुद डिसाइड नहीं करना है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, दैट इज मून। तो ऐसे ही अब मून माँ भी है। ठीक है। मून इज मदर ऑल्सो, मून इज मन ऑल्सो, मून इज लिक्विड कैश ऑल्सो, मून इज फॉरेन ट्रेवल ऑल्सो। ये तो मैंने कुछ चीजें बताई। तो अब मदर से जुपिटर जब मदर के ऊपर से गुजरा है तो मदर से अफेक्शन, खैर वो तो हमेशा ही मिलता रहता है, यहाँ पे कुछ एडिशन हो सकता है। ठीक है। तो ये ऐसे आप अब मून हो गया 14 डिग्री का, अब 22 डिग्री का वीनस है, तो जब 22 डिग्री का वीनस है तो फिर ऑब्वियसली बात है, जब 22 डिग्री के वीनस के आसपास आएगा ही विल। एक छोटे बच्चे की संपदा क्या होती है? मेरे पास इतनी कैडबरी चॉकलेट है, मेरे पास इतने खिलौने हैं, मेरे पास इतने स्टिकर हैं, मेरे पास इतने तरह के ज्योमेट्री बॉक्स हैं, ये उसकी वीनस संपदा है। तो मैं कोई बाहर से आया, उसके लिए बढ़िया से बढ़िया स्टेशनरी ले आया, खिलौने ले आया, कपड़े ले आया। बच्चे, एक छोटे बच्चे के जो भी संपदा या वीनस, जो महंगी चीजें उसके जीवन में होती हैं, वो यहाँ पे उसको प्राप्त होंगी। राइट? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे प्रोग्रेशन को, ये अभी 12 साल का चल रहा है, क्योंकि हर हाउस में, हर प्लेनेट में जहां तक कोई रिजल्ट मिलना है, पहले 12 साल का जो जुपिटर का गैप होता है 12 घरों में, दैट सिंपली टेल्स द कि बेस, क्योंकि पता है क्या होता है पहले 12 साल में, ये भी फर्स्ट हाउस इज द बेस, इसी को बेस बना के 12 घर घूमता है जुपिटर 1 से 12 साल में। ठीक है। तो अभी आई थिंक यू आर गेटिंग फंडामेंटल की किस प्रकार से। अब जैसे मान लो यहाँ पे आ गया ट्रांजिटिंग जुपिटर, राइट। अब हम थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, जिससे तुम लोग सेकंड राउंड का भी थोड़ा सा समझा दें। तो ये जैसे जुपिटर यहाँ पे आ गया, या चलो इसको थोड़ा सा गैप मारते हैं, आगे का एग्जांपल समझ। मान लो ट्रांजिटिंग जुपिटर हमारा यहाँ पे आ गया और ये 12वां साल है। ठीक है। और 1 से लेकर 12 साल तक हमें यहाँ पे 12वें साल का रिजल्ट मिला है। तो 12वें साल में जुपिटर सन से है, सन के साथ मिला है, तो 12 साल में वो अपने स्कूल के टूर पे कहीं दूर जाएगा जहां पे उसको प्रसिद्धि मिलेगी। और ये क्योंकि 12th हाउस इज डिस्टेंट लैंड, अनजानी जगह है। ठीक है। तो और एक 12 साल का बच्चा अनजानी जगह में जाके सूर्य से, जब जुपिटर, जुपिटर इज फिजिकल बॉडी, एसेंडेंट लगना, वो जब सन से मिल रहा है 12वें साल में, या पिता है सन, या तो पिता है या गवर्नमेंट है या हमारी ख्याति, प्रसिद्धि, नेम फेम, हायरार्की है, हायरार्की विल इंप्रूव। बट क्योंकि 12th हाउस है तो हायरार्की, दूसरे शहर में कोई कंपटीशन जीता है, स्विमिंग का कंपटीशन, कोई ओलंपियाड, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो उसकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे, यहाँ पे हमारे 1 से लेके 12 साल तक का मामला खत्म हो गया। और ध्यान देने वाली चीज क्या है? सारे रिजल्ट वर पर्टेनिंग टू द फर्स्ट हाउस, लगना। ऑल रिजल्ट वेर 12 साल में जातक को रिजल्ट मिल रहे थे, क्योंकि जातक अभी अपने अस्तित्व से अलग नहीं था, जो भी कुछ हो रहा था अलग अलग प्लैनेट से मिलके, दैट वाज हो रहा था किसके साथ? जातक के साथ। अब हम अगला राउंड जुपिटर का करते हैं, और वो होता है 13 साल से लेके 24 साल तक। ठीक है। तो अब इस राउंड को समझिए तो आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट राउंड हमारा खत्म हो गया, ये हमारा नेटल का जुपिटर। ठीक है। तो जुपिटर यहाँ पे 12 साल तक रिजल्ट मिल गया। अब कुछ करना नहीं है, 13वें साल में ये हाउस एक्टिवेट होगा, इसको समझ लीजिए। 13वें साल में जुपिटर यहाँ पे आ जाएगा एवरेज गति से चलता हुआ जुपिटर। अब लेकिन 13वें साल में जो प्रोग्रेसिव जुपिटर है, एक इमेजिनरी जुपिटर है जो कहीं दिख नहीं रहा है,
वो सिर्फ इमेजिन किया जाता है कि प्रोग्रेस किया, तो वो जो प्रोग्रेसिंग जुपिटर है वो यहाँ पहुंच जाता है। 12 साल में जुपिटर का काम खत्म हो गया। नेटल का जुपिटर यहाँ पे है और ट्रांजिट का जुपिटर भी 13वें साल में यहाँ है, लेकिन 13वें साल में यहाँ के जो रिजल्ट मिलेगा उसके वो रिजल्ट जो बेस बनेगा वो ये हाउस अगले 12 साल के लिए। यानी कि 13 साल से लेके 24 साल तक all the result will be counted from family point of view. पहले 12 साल रिजल्ट वर काउंटेड फ्रॉम द नेटिव पॉइंट ऑफ द व्यू, लेकिन अब जुपिटर अगले 12 साल के लिए जुपिटर प्रोग्रेस कर गया। ये इमेजिनरी जुपिटर है, कहीं दिखता दिखता नहीं है, सिर्फ मान लेते हैं, प्रोग्रेस करा लेते हैं कि भैया प्रोग्रेस कर गए अंधेरे में, मतलब हमें कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन हमने ये मान लिया कि अब अगले 12 साल तक बेस कैंप रहेगा सेकंड हाउस। यानी जीवन में जहां तक जो रिजल्ट आएंगे दैट विल बी पर्टेनिंग टू फैमिली, वेल्थ, पोजीशन, सेकंड हाउस के जितने भी डोमेन है। ठीक है, तो अब 13वां साल रिजल्ट यहां से मिलेगा, लेकिन किसका मिलेगा? बेसमेंट, जातक को धन का, जातक को फैमिली का, जातक को डिबेट का, बोलने का। यानी 13वें साल में जातक लग्न है, लेकिन बेस अब जातक का नहीं है, यानी जातक के फैमिली से रिगार्डिंग रिजल्ट मिलेगा, जो जो प्लैनेट से मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 13वें साल में वीनस है, तो जातक के घर में गाड़ी आ सकती है, वीनस इज लग्जरी कार। तो 13वें साल में क्योंकि फैमिली पोजीशन, फैमिली वेल्थ का हाउस है, तो अब जब जातक जुपिटर जो है 13वें साल में वीनस से मिला, तो घर में all the result will be pertaining to family, values, possession। ठीक है, क्योंकि ये बस इतनी सी बात समझनी है, क्योंकि अब ये बेस कैंप 12 साल के लिए ये है। तो 13वें साल में वीनस, अगर वीनस है तो वीनस जो है लग्जरी गाड़ी है, शादी के पहले वीनस बहन भी है। तो कई बच्चों में अगर तुम देखोगी 12 साल का भी डिफरेंस हो सकता है, 13वें साल में 12वें साल में भी, अगर तो यहाँ पे बहन भी हो सकती है। मैं एक अवधारणा बता रहा हूँ कि एक जातक को वीनस, अब ये वीनस जो है जैसे पहले उसको खिलौने दे रहा था, उसको कपड़े दे रहा था, उसको स्टेशनरी दे रहा था, लेकिन अब ये वीनस फैमिली को देगा। बस यही प्रोग्रेशन का मेन फंडामेंटल है कि अब जो कुछ भी होगा वो जातक के साथ तो होगा ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली अगले 12 साल के लिए सेकंड हाउस विल बी द बेस। फिर सेम ऐसे 14वें साल में यहाँ पे आएगा, 15वें साल में जब यहाँ पे आएगा, तो 15वें साल में केतु है, तो यानी जातक 15वें साल में भी कहीं बोर्डिंग, बाहर पढ़ने जा सकता है, दूर जा सकता है। परिवार, क्योंकि 15वें साल में रिजल्ट बेस ये रहना है, तो केतु मीन्स केतु छुड़ाए खेत, सेपरेटिव, मोक्ष। तो किससे? परिवार से मोक्ष, परिवार से सेपरेशन। और एक 15 साल का बच्चा अगर परिवार से सेपरेशन कर रहा है, तो या तो तब हाई स्कूल इंटर में होता है, तो या तो कहीं दूर जाके पढ़ रहा है, या बोर्डिंग में जाके पढ़ रहा है, या बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में कभी कभी खिंचते हुए 16 साल भी हो जाते हैं, तो कभी मान लो आर्मी में सिलेक्ट हो गया तो हो सकता है। तो ये आपको समझना है। ठीक है, अब जैसे उसी प्रकार, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रोग्रेशन में 13 से 24 साल में जो भी रिजल्ट आएंगे, इसके आगे से 24 तक घूमेगा जब ये, तो सेकेंड हाउस विल बी द बेस कैंप। उसी प्रकार तीसरे, जब 25 साल से लेके अगले 12 साल तक, तो फिर इसको बेस बना लिया जाएगा। तब ना लग्न के रिजल्ट, ना फैमिली रिजल्ट, अब यहाँ पे पराक्रम के रिजल्ट, अपने आप को प्रूव करने के रिजल्ट। यानी आई हैव टू, यानी कि 24 से लेके अगले 36 साल तक, 25 से 36 साल तक जातक जो है कर्म अपने, मतलब कहते हैं ना कि थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ विक्रम, पराक्रम, मेहनत। तो वो मेहनत अब उस पर्टेनिंग एक एक हाउस एक एक साल रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे आशा करता हूँ, तो यहाँ पे दो चीजें समझिए। एक तो जुपिटर हर साल एक एक राशि, एक एक घर बढ़ रहा है, तो ये तो उसका हो गया मेजर प्रोग्रेशन। और एक है कि पहले लग्न का पहला साल 12 साल तक एक्टिवेट रहा, और जो भी रिजल्ट मिले वो जातक को 12 साल के लिए मिले। फिर जुपिटर प्रोग्रेस कर गया अगले 12 साल के लिए सेकंड हाउस में, और फिर जुपिटर 12 पूरे राउंड घूमेगा, क्योंकि जुपिटर हर 12 साल बाद उसी प्लेनेट को टच करता है, एवरी 12, क्योंकि तो एक बार तो पहले राउंड में टच किया तो जातक, भाई बच्चा छोटा है तो 12 साल तक जिन जिन प्लैनेट को टच करेगा तो उनके रिजल्ट बच्चे को ही मिलेंगे। लेकिन जब 12 से 24 में उन्हीं प्लैनेट को टच करेगा तो रिजल्ट फिर उसकी फैमिली और सबको कंबाइंड मिलते हैं। तीसरे साल में वो अपनी मेहनत करता है, अपने धंधे पानी नौकरी को स्टैब्लिश करता है, पराक्रम है, तो उस तरह चौथे राउंड में यानी कि 36 से 48 में
गाड़ी, भूमि, घोड़ा, वाहन, मकान, इन सबके चीजों में लगा रहता है। और उसके बाद फिर बच्चों की शादी 48 से 60 में। अब बच्चों की शादी करनी है, उनका इंतजाम करना है, पंचम हाउस क्योंकि एक्टिवेट हो जाता है। तो ये दो तरह के छोटे छोटे प्रोग्रेशन है। एक तो जुपिटर हर साल प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस कर रहा है, एक एक साल हर ईयर एक्टिवेट कर रहा है। तो दूसरा जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि हम 12-12 साल के लिए, तो नॉर्मली क्या होता है, मैक्सिमम हमने देखा है कि जुपिटर जो 12-12 साल का प्रोग्रेशन होता है, तो इसीलिए हम लोग 7वें घर तक की यात्रा कर पाते हैं। 7 × 12, 7वें घर के बाद 8वां घर, क्योंकि हमारी वैतरणी है। हाँ? कहीं ना कहीं 8वें घर की आप महिमा जानते हो, तो वहां पे सांसें नॉर्मली टोटल वेट करोगे ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितने साल की उम्र हो जाएगी। तो यानी कि नॉर्मली हम लोग पहले 12 साल फिजिकल बॉडी की सारे प्लेनेट से मिलती है, दूसरे 12 साल हमारा फैमिली परिवार से रिलेशन बन के 12 साल सारे ग्रहों से मिलते हैं, तीसरे 12 साल में तीसरे हाउस को बेस बना के सारे प्लेनेट से मिलते हैं, चौथे राउंड में जिसको कि चौथा राउंड बोलते हैं, तो जुपिटर चौथे हाउस को बेस बना के फिर सारे प्लेनेट से मिलता है, ठीक है। और फिर 5, तो इस तरह से वो जैसे मान लो 5 राउंड हुए जुपिटर के, तो 12×5 = 60, 72 साल हो गया छठे साल में, और 72 के बाद 84 साल हो गया 7वें घर में। तो नॉर्मली अब 84 ही लाइफ एक्सपेंसी है, बहुत कोई निकल जाएगा, इसलिए 7वें घर तक ही हम यात्रा कर पाते हैं। और अगर कोई 8वां पार कर गया, अपनी ईगो को सब कुछ रोक के ट्रांसफॉर्मेशन कर ले गया, बदलाव कर ले गया अपने जीवन में, तो यानी कि गृहस्थ जीवन जीने के बाद जब वो 8वें घर में संन्यास या वाणाप्रस्थ ले लेता है, तब वो कहाँ स्टेब्लिश हो जाता है, साधन चतुष्टय, यानी 9th 10th 11th और 12th, यानी कि दोनों चारों घर जो है 9th 10th 11th और 12th, वो शनि और गुरु के हाथ में है। उससे पहले वो तुम्हारी आर्थिक दुनिया भर की यात्रा तुम्हें कराता है। असली यात्रा तुम्हारी 84 के बाद शुरू होती है, जब शनि और 8वें घर को अगर तुमने सही से साध लिया, सही से पार कर गए, तो तुम अगले धर्म अर्थ काम मोक्ष साधन चतुष्टय, 9th हाउस इज धर्म, 10th हाउस इज कर्म, 11th हाउस इज काम, और 12th हाउस इज मोक्ष, यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिनको बोलते हैं साधन चतुष्टय। इनमें स्टेब्लिश जातक जब हो जाता है, तो वो फिर मोक्ष की परिकल्पना के नजदीक पहुंच जाता है। बहुत ध्यान से समझना, ये चीजें जो है बार बार तुम्हारे माइंड में, अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तुम मिरेकल कर सकते हो नाड़ी में, ये मेरा तुमसे वादा है। बस और ऐसे ही तुम्हें सैटर्न के, अब जैसे जुपिटर क्योंकि 12-12 साल में घूमता है, तो सैटर्न जो है लाइफ में मैक्सिमम मैक्सिमम 3 घर ही प्रोग्रेस कर पाता है, क्योंकि सैटर्न जहां बैठा होगा, तो वो 30 साल उस घर का रिजल्ट देगा, और 30 साल बेस बना के फिर अगले घर का रिजल्ट देगा, और 30 साल बेस बना के तीसरे घर का रिजल्ट देगा। तो 90 साल से तो नॉर्मली कोई ज्यादा नहीं जीता है अब। तो जुपिटर 5-6 राउंड तक भी आदमी मजा ले सकता है, सैटर्न का मैक्सिमम 3 राउंड तक मजा लेता है, और राहु केतु 18 साल का पीरियड होता है, पीछे की तरफ चलते हैं, तो वो 18-18 के हिसाब से घर बदलेंगे। तो मैंने प्रोग्रेशन का एक शॉर्ट फंडामेंटल आपको दे दिया है, और आने वाले समय में तो इसको डिटेल में हमें पढ़ना ही है, तो हम और डिटेल में इसकी बारीकियां भी पढ़ेंगे। तो अभी ये इसलिए बताया कि प्रोग्रेशन, हम कई बार जब स्नैपशॉट प्रेडिक्शन सिखाते हैं, तो ईयर एक्टिवेशन थ्योरी प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो एक आइडिया अब आपको माइंड में रहेगा कि हम कैसे बात कर रहे हैं, कौन से साल में कौन सा ईयर एक्टिवेट हो रहा है। तो एक चीज ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगी। अब दूसरी चीज, एक चीज और समझिए कि आजकल आपने एक कर्मा अलाइनमेंट, पेंडिंग कर्मा, ये बड़े सुने होंगे। तो देखिए हम आपको बहुत शॉर्ट में समझा देते हैं व्हाट इज कर्मा पेंडिंग। अब देखिए एक समझिए, जैसे मान लीजिए सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड है और मिथुन राशि में बैठा, तो कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बाकी प्लेनेट कार्मिक नहीं है, चार्ट में हर प्लेनेट अपना कार्मिक बैगेज लेके आता है, अच्छा और बुरा। लेकिन क्योंकि जुपिटर जो है फिजिकल असेंडेंट है, तो हम फिजिकल बॉडी से कर्मा यहां से देखेंगे, अभी हम आपको बता देंगे कैसे। कर्मा, सैटर्न तो कर्मा का प्लेनेट ही है, तो ओवरऑल कर्मा अच्छा बुरा और पिछला क्या पेंडिंग है, वो सैटर्न से देखा जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो जुपिटर सैटर्न के एग्जाम्पल से, ऐसा नहीं कि राहु से नहीं देखेंगे, केतु से नहीं देखेंगे, सन से नहीं देखेंगे, सबसे, क्योंकि सभी प्लेनेट कार्मिक हैं। लेकिन एक समझने के लिए, जैसे मान लो जुपिटर जो है मीन राशि में, तो मीन राशि जो है वो द्विस्वभाव राशि है। तो तुम्हारा कर्मा जब जुपिटर फिजिकल बॉडी मीन में है, तो ये तुमको दर्शाता है कि तुमको 2 मछलियां हैं, एक मछली का मुंह दूसरी मछली की पूंछ में है, दूसरी मछली की पूंछ दूसरी मछली की मुंह में है, यानी कि जहां से अंत हो रहा है वहीं से शुरुआत हो।
दो मछली जो आपस में जुड़ी हैं वो यही बताती हैं, जहां से अंत होगा वहीं शुरुआत होगी। तो इस जीवन में कोई बड़ी चीज तुम्हारे जीवन में जब खत्म होगी, वहीं से एक नई जिंदगी तुम्हारी शुरू होगी। जिसका भी मीन का जुपिटर हो या मीन राशि की लग्न हो, मीन राशि का चंद्रमा हो, हम तुम्हें कर्मा अलाइनमेंट का सबसे आसान तरीका सिखाए दे रहे हैं। यानी कि इस जीवन में इस जातक को अपने जीवन में एक काम जहां से खत्म करेगा, वहीं से दूसरा काम शुरू होगा। पहला ये इसके जीवन का कर्मा है जो इसको इस जन्म में भोगना है, पहली बात। दूसरी बात, जब मीन राशि का जुपिटर है, तो जुपिटर में ये जो दो मछलियां हैं, ये क्या बताती हैं? एक मछली अध्यात्म की है और एक मछली मटेरियलिस्टिक रिचेस की है। तो इस जातक के जीवन में दोनों मछलियां हैं, यानी अध्यात्म की तरफ भी खींचेगा, मटेरियलिस्टिक रिचेस भी होंगी। या तो दोनों को प्राप्त कर लेगा, या इसमें इसको किसी एक चीज को मजबूत करके उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसका कर्मा इस जन्म में क्या है? पेंडिंग कर्मा कह लो, कि उसको जोग और भोग दोनों को साथ में पाना है या जीना है इस जन्म में। तो इतना, और इसी को जैसे जैसे अब जब डिटेल में हम लोग सारी बात करेंगे आने वाले दिनों में, तो आपको इसमें और बहुत। अब जैसे कि जुपिटर 12वीं राशि जो है, वो गुरु से आइसोलेशन में दीक्षा लेने की है। तो इस जन्म में उसको कभी ना कभी आइसोलेशन में जाके ज्ञान प्राप्त होगा। अगर गुरु नहीं भी मिलेगा तो पता लगा उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, 1 महीने बिस्तर पे कमरे में अकेले पड़ा है, लेटे लेटे ही उसको आइसोलेशन में अकेले में समाज से कट के ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये उसका पेंडिंग कर्मा भी है, पेंडिंग कर्मा भी, और ये कर्मा इस जीवन में उसको भोगना भी है। ये क्लियर राशि का एनवायरनमेंट बताता है। विदेश, 12वीं राशि विदेश की भी है, डिस्टेंस लैंड की भी है। तो ये बताता है कि इस जन्म में उसका कर्मा उसको कहाँ लेके जाएगा? एक दूसरे क्षेत्र में, दूसरी जगह पे, जहाँ उसको काम करना पड़ेगा। सेम वे शनि पे आ जाओ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम कर्मा अलाइनमेंट की बात करते हैं तो उसमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है कि रेट्रोग्रेड होता ही ग्रह तब है जब पिछले जन्म में कुछ छोड़ आए, पूरा नहीं कर पाए। तो ईश्वर कहता है कि चलो तुमको एक मौका और दे रहे हैं, अगले जन्म में तुम्हारा ये ग्रह रेट्रोग्रेड करे दे रहे हैं। इस ग्रह, ये ग्रह जहां बैठेगा, जिस हाउस में बैठेगा, जिसके साथ बैठेगा, जिसकी दृष्टि पाएगा, जिस पे दृष्टि डालेगा, उन सबसे कहीं ना कहीं तुम्हारा थोड़ा 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 या बहुत ज्यादा या कम ज्यादा पेंडिंग कर्मा बना दिया उसने। जुपिटर रेट्रोग्रेड, अब जुपिटर जहां बैठा, जहां देखा, जिसने उसको देखा, उससे कोई ना कोई छोटे से बड़ा तक तुम्हारा पेंडिंग कर्मा होगा, और वो तुम्हारे जीवन में आएगा अपना हक मांगने, या तुम उसके पास जाओगे अपना हक मांगने, अपना कर्मा बैलेंस करने। ठीक है, जैसे मान लो पिछले जन्म में तुमसे जो है किसी ने 500 रुपए ले लिए, उसने तुम्हारे नहीं वापस करे, तो तुम इस जन्म में उसके पास जाओगे, या वो तुम्हारे पास किसी काम से चल के आएगा तो तुमको 500 रुपए वापस करेगा। ये है कर्मा बिटवीन द टू पर्सन, ऋणानुबंध। ठीक है, तो अभी हम इसको एग्जाम्पल समझ लें। अब जैसे सैटर्न है मिथुन राशि में 4 नंबर में है, तो मिथुन राशि इज ऑल अबाउट डीलिंग, नेगोशिएशन। ठीक है, और 4 नंबर क्या है? माँ का भी है सैटर्न, यानी ये बताता है कि घर, गाड़ी, भूमि, वाहन और माता को लेके, माता के को लेके तुम्हारा एक तगड़ा पेंडिंग कर्मा है जो तुम्हें चुकाना है। वो पेंडिंग कर्मा क्या है? ऐसे समझो, मिथुन राशि इज ऑल अबाउट, मिथुन राशि का जब हम डोमेन को समझेंगे तो मिथुन राशि हजारों चीजें हैं, लेकिन एक से एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए। मिथुन राशि जैसे अच्छे से मान लो, मिथुन राशि जिम की राशि है, मिथुन राशि म्यूजिक की राशि है। अभी माँ को बाद में जोड़ लेंगे। तो अब सैटर्न अगर बैठा है तो इसका मतलब जातक जिम, फिजिकल एक्सरसाइज, मजबूती वाले काम इस जन्म में करना ही है उसे, मिथुन की वजह से। अब मिथुन राशि जो है सिंगिंग को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है, तो कर्मा में भी 2 हिस्से कर लो, कर्मा भी 2 जगह करेगा, यानी 2 मकान उसके हो सकते हैं, उसका कर्मा है जिसकी वजह से उसको मिल रहे हैं। ठीक है, तो सैटर्न इज इज योर ओवरऑल कर्मा। तो अपने मकान को लेके तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना है। अपनी गाड़ी को लेके कोई गलत आदमी को बेच दिया फिर पैसा ले लिया, गाड़ी नहीं दी, मतलब तुमको चतुर्थ हाउस में एकदम सावधान हो जाना है। और सबसे बड़ा कर्मा तुम्हारा क्या है? कि तुमको सिगरेट नहीं पीनी, तुमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाए, लंग्स खराब हो जाए। ये आ बैल मुझे मार नहीं करना है। अपने आप कोई दैविक आपदा हो जाए वो अलग बात है, बट तुम्हें अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि सैटर्न यहाँ पे चतुर्थ हाउस में बैठ के तुम्हारे सीने में, तुम्हारे लंग्स में, तुम्हारे फेफड़े में संक्रमण कर दे। ये क्लियर बताता है कि ये कर्मा है, तुमने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया है तो सैटर्न चतुर्थ हाउस में बैठाया गया तुम्हारे, और वो तुम करोगे।
मतलब जब कोई प्लेनेट कार्मिक होता है तो वैसा ही रास्ता बना देता है। तुम लाख कुंडली देख लो कि नहीं यार ये हमें नहीं करना, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि पेंडिंग कर्मा बैलेंस होना है। थोड़ा बहुत पूजा पाठ से जो हो सकता है वो हम तुम्हें आगे बता देंगे कि कैसे इसको बैलेंस कर लो। सबसे बड़ी चीज है एक्सेप्टेंस। सबसे पहले क्या है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई मेरा शनि चतुर्थ हाउस में है, तो मुझे अपनी माता, कोई शनि जो है अच्छा ग्रह भी है बुरा ग्रह भी है, तो माता के साथ बहुत संबंध अच्छे रखने हैं, कोई बुराई नहीं पालनी, उनकी पूरी इज्जत देनी है, पूरा सम्मान देना है। अब क्यों? क्योंकि शनि ने अपनी माता की शिकायत अपने पिता से करी थी, और उस चक्कर में उसका पैर भी टूटा था और बड़ा बुराई भी हुई थी। तो इसका मतलब तुम्हारा एक पेंडिंग कर्मा है कि तुमने पिछले जन्म में माता की बुराई करी है। कैसे? तुमको सबको पता है, संज्ञा और छाया की कहानी तुम सब जानते हो। ये शनि ने सूर्यदेव से कहा कि हमें नहीं लगता ये मेरी माँ है, ये दूसरे बच्चों को ज्यादा प्यार करती है, और ऐसा था भी। तो फिर चेकिंग वेकिंग बैठी, सब चेक, तो वो सब कहानी तुम्हें पता है। तो प्लैनेट्स की जब तुम्हें अगर स्टोरीज पता होती है तो तुम अपना पेंडिंग कर्मा 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। और फिर जैसे मान लो ये यहाँ पे तुमने माता की बात करी, सैटर्न कहीं और होता तो उसकी बात करते हैं। तब पेंडिंग कर्मा यहाँ चतुर्थ हाउस में, क्योंकि माँ का घर बन रहा है, तो हमने माँ को बेस बना के सैटर्न, सैटर्न ने अपनी माँ के साथ क्या किया था, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, वही पेंडिंग कर्मा है तुम्हारा इस जन्म का। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये जो फैंसी वर्ड के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। असलियत एस्ट्रोलॉजी की समझनी है। अरे भाई जब सैटर्न चतुर्थ हाउस में बैठा है और रेट्रोग्रेड है, तो गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, माता, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, शिक्षा, इनको लेके तुम्हारा पेंडिंग कर्मा है। तुम कितनी जल्दी इसको पहचान लेते हो? पहचानना क्या है भाई? पेंडिंग कर्मा है तो फुल पोटेंशियल दो उन चीजों में, ईमानदारी से, सत्यता के साथ। बस तुम्हारे साथ रेमेडी वही है और सब कुछ वही है। अगर तुमको पता है कि भाई सैटर्न हमारा चतुर्थ हाउस में बैठा है, और शनि महाराज ने अपनी माँ के साथ जो उनके साथ हुआ था वही तुम्हारे से, वही तुम्हारा पेंडिंग कर्मा है, वही तुम्हारे साथ होगा। तो पहले से अच्छे रिलेशन सब कुछ बनाओ। लाख भी हो, गुस्सा आए, तुम्हें कुछ हो, लेकिन शांत हो जाओ। यही यही सीखना होता है ज्योतिष में, और कुछ नहीं सीखना होता सिवाय इसके। तो पेंडिंग कर्मा एसेंडेंट के हिसाब से, क्या एसेंडेंट जुपिटर को मिले चाहे लग्न को मिले, हर एसेंडेंट एक कहानी बताता है जीवन। ठीक है? जैसे वृष राशि मिली, वृष लग्न मिली, तो वृष लग्न क्या बताती है? बेटा बैल की तरह जिंदगी की गाड़ी ढोनी है तुम्हें पूरे जीवन, ये तुम्हारा कर्मा है, क्योंकि इस जन्म में बैल बनाए गए हो। वृष राशि मतलब तुम बैल बनाए गए ना। तो बैल के जीवन में जो जो होता है वो तुम्हारे, वो इस जन्म में वो कर्मा तुम्हें फेस करने हैं। मतलब अपने गर्दन पे, कंधे पे बोझ उठाना है तुमको, फिर चाहे परिवार का, फिर चाहे समाज का, फिर चाहे अपना, फिर चाहे अपने घर वालों का। क्यों? जैसे बैल उठाता ना अपने गर्दन पे, तो गर्दन पे रख के तुम्हें बोझ उठाना पड़ेगा। ये कर्मा है पिछले जन्म का पेंडिंग, इस वजह से तुम इस बार वृष लग्न पाए हो। वृष लग्न में तुमको ये सब काम करने हैं। बाकी उन पे दृष्टि और चीजें थोड़ा सा उसको चेंज करेंगी। तो कर्मा अलाइनमेंट इज नथिंग। हम आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम आपको कर्मा अलाइनमेंट के और बेसिक फंडामेंटल पर ले चलेंगे। ठीक है? उसी प्रकार एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट होता है कि क्या नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी में या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्या हम रेमेडीज भी कर सकते हैं? तो रेमेडीज का हम तुम्हें एक एग्जांपल दे देते हैं छोटा सा, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट गिव मी अ कपल ऑफ सेकंड, और मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके तैयार कर लेता। तो आशा करता हूँ नटशल में आप प्रोग्रेशन भी आपको समझ में आया होगा कैसे, और बाकी इसको डिटेल में भी करेंगे, अभी चिंता मत करिए। वी विल डू अ लॉट इन डिटेल। ठीक है? देखिए समझिए, जैसे यहाँ पे राहु है, यहाँ पे सैटर्न है रेट्रोगेट, और यहाँ पे केतु। देखो बाकी सारे प्लैनेट लगभग इधर है, खाली सैटर्न जो है राहु केतु के एक्सेस से बाहर निकला है। ठीक है? तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लो सैटर्न को यहाँ से हटा दें, हम इस सैटर्न को यहाँ कर दें, तो आज हम जो आपको एक रेमेडियल फॉर्म में 2-3 चीजें है, तो ये देखा जाए तो ये सर्प दोष है। इसको अलग अलग नामों से, फैंसी नामों से बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं। कोई इसको काल सर्प दोष बोलता है, कोई नाग दोष बोलता है, लेकिन नाड़ी में इसको सर्प दोष बोला गया है। अगर राहु केतु के एक्सेस से, सारे प्लैनेट राहु केतु के एक तरफ हैं, ये सारे प्लैनेट इधर भी हो सकते थे, इधर भी हो सकते हैं, राहु केतु के इधर में कोई नहीं है, सब इधर है। तो दिस इज कॉल्ड इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, दिस इज कॉल्ड सर्प दोषम। सर्प दोषम की रेमेडी जो है, यानी कर्स ऑफ अ स्नेक गॉड, समझ लो। आज हम खाली आपको रेमेडी के में, रेमेडी और भी बहुत सारी हैं, युति से, जैसे जुपिटर वीनस के कारण
क्या रेमेडी कर सकते हैं, मून मंगल की क्या कर सकते हैं। बट आज हम आपको जो सबसे ज्यादा जिसके पे कौतूहल है ना, लोग जानना चाहते हैं, उसकी एक छोटा सा वानगी देना चाहते हैं। तो राहु केतु इज कर्स ऑफ द स्नेक गॉड इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, और कोई भी प्लेनेट राहु केतु के एक्सेस से बाहर नहीं है, इसलिए ये सर्पदोष बन रहा है। और कहते हैं इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में अगर ये पोजीशन है तो दिस विल प्रिवेल फॉर 7 जनरेशन। 7 जनरेशन तक ये सर्पदोष रहेगा। अब सर्प क्या कर्स देके तुम्हारे जीवन में क्या उथल पुथल मचाएंगे, ये सेकेंडरी बात है, लेकिन दिस इज सर्पदोष विच विल प्रिवेल फॉर 7 जनरेशन। एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो जुपिटर इससे बाहर है, ध्यान रखना, कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है राहु केतु के सारे प्लैनेट इधर हो लेकिन जुपिटर यहाँ 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 बाहर निकल गया, तो अगर लग्नेश जुपिटर जो है सर्पदोष से बाहर निकल गया है तो फिर सर्पदोष नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर इज नेटिव। भाई सारे फंसे हैं लेकिन जुपिटर तो बाहर है ना, तो सर्पदोष से इधर हो गया, तब फिर तब यू कैन से कि अगर सर्कल से बाहर हो गया राहु केतु के, तो विल नॉट, सर्पदोष विल नॉट अफेक्ट द नेटिव। यहाँ पे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बड़ी क्लियर है, वो क्या कहती है, सर्पदोष विल नॉट अफेक्ट द नेटिव। इसकी गारंटी नहीं लेता कि बाकी रिश्ते, जैसे वीनस पत्नी है, मरकरी भतीजी है, मंगल छोटा भाई है, मून माँ है, सूर्य पिता है, सैटर्न हमारे बाबा हैं, चाचा हैं, उनकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन नेटिव की गारंटी लेता है कि नेटिव को थोड़ा आराम मिल जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है किसी को। तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, सर्पदोष जो कि 7 जनरेशन तक चलता है। उसके बाद अगर जुपिटर एसेंडेंट हो जाए तो भी सर्पदोष नहीं होगा। जैसे यहाँ पे जुपिटर बैठा है 12वें में, भले फिर वो इधर आ जाए, लेकिन क्योंकि लगने एसेंडेंट हो गया है, खैर जुपिटर तो वैसे भी एसेंडेंट होता है, लेकिन अलग अलग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर एसेंडेंट में हो, या एक चीज और समझ लीजिए, जुपिटर को हम लोग एसेंडेंट बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी जो एसेंडेंट होती है, जैसे भृगु नाड़ी है, नंदी नाड़ी है, और भी नाड़ी है, तो हर जगह जरूरी नहीं कि जुपिटर को ही एसेंडेंट बनाए। वो जैसे आप भृगु नंदी नाड़ी में जब पढ़ेंगे तो वो जरूरी नहीं कि जुपिटर को एसेंडेंट बनाते हैं, ये तो मैंने आपको एडिशनल सिखा दिया है, तो वो तो 2 नंबर से भी होगा तो जुपिटर को यहीं से काउंट कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो नॉर्मल चार्ट में जुपिटर लग्न में है, हमें जुपिटर को एसेंडेंट बनाने की, घुमा के लाने की जरूरत नहीं है। जिस समय आपका 1 2 3 4 नंबर का चार्ट जो भी है उसमें जुपिटर है, तो भी सर्पदोष नहीं लगता है। इसके बाद जुपिटर अगर एसेंडेंट लॉर्ड को, जैसे यहाँ 12 नंबर है तो खैर जुपिटर खुद ही लॉर्ड है एसेंडेंट, लेकिन ऐसे मान लो यहाँ पे 4 नंबर होता और जुपिटर यहाँ से बैठ के इसको देख रहा होता, या चंद्रमा को देख रहा होता, सिंपल सी बात है, अगर जुपिटर चंद्रमा लग्न लॉर्ड को देखे या लग्न को देखे तो भी सर्पदोष डाइल्यूट हो जाता है। तो हमने 3 छोटी छोटी कंडीशन बताई। तो अब अगर रेमेडी फॉर्म सर्पदोष की बात करें तो अब क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी साउथ इंडिया में लिखी गई है तो हम साउथ इंडिया के हिसाब से आपको 2 4 रेमेडी बताए दे रहे हैं। सर्पदोष की सबसे अच्छी पूजा होती है, एक प्लेस है साउथ इंडिया में, कालाष्टी। कालाष्टी में लिख दूं यहाँ पे, यहाँ आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कालहस्ती, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सर्पदोष का सबसे अच्छा इलाज होता है। षोडश उपचार पूजन से अगर यहाँ पे सर्पदोष की पूजा की जाए तो दैट इज बेस्ट। इसके बाद हम आपको अपनी परंपरा से और अपने तजुर्बे से एक छोटा सा मंत्र बता दे रहे हैं, वो भी अगर आप डेली 1008 बार पढ़ते हैं तो भी ये दोष शांत होता है। ओम नमो नाग देवताय नमः। ओम नमो नाग देवताय नमः। दिस इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल, बट इसकी विधि विधान जो है आपको हम कभी किसी और वीडियो में डिटेल से बता देंगे इसको कैसे करना है, बट दिस इज द बेस्ट थिंग। ओम नमो नाग देवताय नमः। ठीक है, ये आपका सर्पदोष जो कि बहुत प्रचलित है, लोग यहाँ वहां पता नहीं कहाँ कहाँ पूजा कराने जाते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। इसके बाद एक सबसे अच्छा तरीका हम आपको और बता दे रहे हैं रेमेडी फॉर्म में, छोटे छोटे 7 सिल्वर के सांप खरीद लीजिए, 7 सिल्वर, चांदी के सर, जिनका कि ऐसे फन उठाओ, उनको एक प्लेट में रख लीजिए।
उसमें कच्चा दूध रख लीजिए, ठीक है। और इसको जो है क्या करना है, जब ये सारी तैयारी आपकी हो जाए तो इसको जल प्रवाह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से भी आपको हाथों सब सर को रखे, उसके ऊपर दूध से अभिषेक किया थाली में, और उसके बाद उसको जो है दो तरीके हैं। या तो आप वो डेली के डेली उन पे दूध दूध से अभिषेक करें तो फायदा होगा, या किसी अच्छे दिन शिवरात्रि पे करके उनको जल में, बहते जल में प्रभावित कर दें स्नेक्स को, तो उससे भी आपकी सर्प की जो ऊर्जा है, काल सर्प दोष बोल लो, सर्प दोष बोल लो, नाग दोष बोल लो। तो आज हमने कोशिश की कि किस प्रकार से छोटी छोटी चीजों को समझ के, तीन छोटे छोटे टॉपिक हमने आपके लिए पकड़े, समझाए कि एक तो प्रोग्रेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी कर्मा अलाइनमेंट, क्या कर्म की वजह से आपको ये जीवन में ये प्लानिटरी पोजीशन मिली है, और इसको तोड़ के ब्रेक करके और डिटेल में आने वाले दिनों में समझेंगे। तीसरा एक छोटा सा एग्जांपल दिया, क्योंकि जो मोस्ट वरीड एंड फरी कहते हैं ना, जिससे लोग डरते हैं, वो है काल सर्प दोष। उसकी बहुत सिंपल छोटी रेमेडी हमने आपको बताई, और रेमेडीज तो हर चीज की आने वाले दिनों में हम आपको जो मेन मेन है वो बताएंगे, जिससे कि दिमाग, देखिए देखिए रेमेडी बताएंगे हम जरूर, लेकिन पूर्ण विश्वास समर्पण से करनी है, मन से, साधना से, विश्वास से। और फिर भी हम बोलेंगे रेमेडी देने सिखाने के बाद भी कि एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट रेमेडी। अपने चार्ट की ऊर्जा को आप पहचाने, और जो ग्रह जहां बैठा है उस ग्रह के, जो ग्रह को पसंद है उसके, उस तरह का अपना चरित्र, उस तरह का अपना खाना पीना, उस तरह का अपना पहनना ओढ़ना, उस तरह का अपना मिलना अगर आप कर लेते हैं, तो फिर दुनिया में किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है रेमेडी की, क्योंकि ग्रह कहता है यार ये तो मेरे जैसा ही है, तो फिर इसको क्या परेशान करना। ठीक है। तो रेमेडी सबसे अच्छी वही होती है, हम अपने तजुर्बे से बात बोल रहे हैं, बट हम फिर भी, क्योंकि आप लोग, होता क्या रेमेडी किनको चाहिए होती है पहले ये भी समझ लो। जिनका भी मून कमजोर होता है, जिनको भी मून केंद्रुम में हो, केंद्रुम समझते हो कि मून को सपोर्ट ना हो, तो जब सपोर्ट नहीं होता है तो आदमी कहता है यार कुछ हो जाएगा, कर लेते हैं हो जाएगा, क्योंकि उसको ऊपर सपोर्ट नहीं है और ग्रहों का। जैसे सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे चंद्रमा को मंगल देखे, तो तुम्हें सपोर्ट कैसे होगा, तुम्हारा कोई ना कोई भाई होगा, कहेगा भैया चिंता ना करना, कोई परेशानी होगी मैं खड़ा हूँ। या तुम्हारे पास दो छोटे छोटे प्लाट होंगे, तुम्हें लगेगा यार कुछ हो जाएगा, तुम्हें एक प्लाट भेज दूंगा। मंगल, क्यों, मंगल की चंद्रमा पे दृष्टि है, तो तुम्हारे मन में एक पावर आ गई कि यार मंगल खून के रिश्ते हैं, तुम्हें पता है यार खानदान भर में 20 थोड़ा पहलवान तैयार है, कुछ होगा तो वो आ जाएंगे सबके सब। अब जैसे मान लो गुरु की दृष्टि है चंद्रमा पे, तो गुरु क्या है, तुम्हें पता है कि यार वो मेरे गुरु जी मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, मेरे को कोई भी समस्या होगी मैं जाके उनसे राय ले लूंगा। तो दृष्टि का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। तो जब इन किसी भी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पे नहीं होती है, तो आदमी बेचारा अकेला फील करता है, कोई सपोर्ट नहीं होता है, उसको लगता है यार मेरे को कुछ हो ना जाए, मैं कुछ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मैं क्या ऐसा ना मैं ये कर ना पाऊं, क्योंकि उसको क्या है, सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं। और ग्रहों के देखने से, साथ बैठने से चंद्रमा के सपोर्ट सिस्टम होता है। तो जिनका चंद्रमा वीक होता है, दे यूजुअली, क्योंकि वो अकेले होते हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम घर परिवार नाते रिश्तेदार फैमिली में नहीं होता है, या कम होता है, या वो फील नहीं कर पाते, तो इस वजह से दे यूज टू सर्च फॉर द रेमेडीज। और प्लेसोबो इफेक्ट तो होता ही है। अभी हम तुमसे कहते हैं कि ये जो है शंकराचार्य के वहां से पानी लेके आए, रोज इसको एक घूंट पियो, भले वो पानी हमारे नल का हो, लेकिन तुम्हें लगेगा संग भैया बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने कहा है तो पानी फूक के दे दिया है, तो तुम जोश में ही कर डालोगे सारे काम अपने। यही होता है। तो ठीक है, आगे आने वाले दिनों में हम इसको और डिटेल में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो